नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। अब तक तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। तस्वीर साफ हो चुकी है पश्चिम बंगाल की, तस्वीर साफ हो चुकी है तमिलनाडु की, तस्वीर साफ हो चुकी है केरल की, तस्वीर साफ हो चुकी है असम की। आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में दीदी की वापसी हो रही है। पश्चिम बंगाल के रुझान बिल्कुल भी नहीं चौंकाने वाले हैं। लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आखिर टीएमसी की वापसी क्यों हो रही है। पहले से भी अच्छा प्रदर्शन ममता बनर्जी का रहा है और वहां की जनता के पास भी कोई विकल्प दीदी का नहीं मिला। नतीजा आपके सामने है। लेफ्ट प्लस 32 पर सिमट कर रह गए हैं, कांग्रेस प्लस 41 पर, बीजेपी केवल 8 सीटों पर, जबकि अनुमान यह था कि शायद 15 सीटों तक वो जा सकती है, लेकिन 8 सीटों तक वो सिमट गई है। अन्य के खाते में अभी 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस आप देख सकते हैं 208 सीटों पर आगे है। अभी इसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन दीदी को इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इधर दीदी का डंका बजा है तो तमिलनाडु में अम्मा का डंका बजा है। एआईएडीएमके प्लस को 120 सीटें मिल रही है। तमिलनाडु में चुनावी इतिहास बदला है, इतिहास बना है अपने आप में। ये चुनावी नतीजे न केवल अम्मा के लिए बल्कि तमिलनाडु के लिए भी ऐतिहासिक हैं, क्योंकि डीएमके एआईएडीएमके एआईएडीएमके का जो वहां पर टोपी ट्रांसफर होती थी सत्ता की, वो एक परंपरा टूटी है और अम्मा की वापसी हुई है। अब इस हिसाब से डीएमके को आना चाहिए था, लेकिन ये परंपरा तोड़ते हुए अम्मा ने वापसी की है। हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि असम में बीजेपी सरकार बनाएगी, 80 सीटों पर उसे बढ़त है, जबकि कांग्रेस प्लस 19 कांग्रेस के हाथ से असम जाएगा। इधर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट की सरकार केरल में बनती हुई साफ नजर आ रही है। लेफ्ट के लिए एक बड़ी सुकून की बात है, अनुमान से ज्यादा सीटें इस वक्त लेफ्ट के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं केरल के अंदर। आइए चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ श्री कृष्णा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, अनुज गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, रजत राकेश टंडन हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं और गुवाहाटी से माफ कीजिएगा जुड़े हुए हैं रजत राकेश टंडन। सबसे पहले मैं श्री कृष्णा जी आपके पास रुक करूंगा। बिल्कुल भी चौंकाने वाले नतीजे मेरे हिसाब से तमिलनाडु के नहीं है, भले एग्जिट पोल्स ने क्या कहा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी तमिलनाडु गया वो वहां से लौटकर यही खबर लाया था कि अम्मा वापस आ रही है। अनुराग, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं, कल भी कहा था आप ही के चैनल में कि अम्मा जरूर वापस आएगी, चाहे जो भी आपका एग्जिट पोल या जो भी पोल हो, ये सब इस ओपिनियन पोल से नहीं चलता है। और अम्मा ने काफी काम किया है उधर, और उन्होंने इतने जो काम किया है, और वो भी फ्लड के बाद, बाढ़ के बाद काफी उन्होंने राहत दी है लोगों को, और 10-10 हजार एक परिवार को दी थी मदद के लिए जी। और बाकी जो अम्मा कैंटीन, अम्मा के जो दवाई और ये जो दिए हैं जो फ्री बीज कहते हैं, तो वो भी खैर काफी असर पड़ता है। उसी के कारण भी आप अम्मा का वोट बैंक जो बड़ा है महिलाओं के बीच में। लेकिन डीएमके की तरफ से करुणानिधि साहब ने तो स्टालिन को फ्री बीज के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया था। एक और चीज है, देखिए करुणानिधि आपको देखना चाहिए, परिवार के अंदर ही इतनी मतभेद है, वो तो साफ नजर आ रही है। हाँ। जैसे अड़गिरी ने, मैं पहले से बार स्टालिन को फ्री बीज के रूप में लोगों ने नहीं स्वीकार किया। और दूसरा है, देखिए एक और एक अजीब स्थिति है, स्टालिन कल तक या बने जैसे थोड़े दिन पहले धोती पहन के बाहर घूम रहे थे, फिर वो बदल दिया अपने ड्रेस को। वो सोच रहे थे अगर मैं ऐसा, पुडुचेरी से पहला नतीजा हमारे सामने आ चुका है। एआईएनआरसी के ने पहली सीट जीती है वहां पर पुडुचेरी से। ये पहला नतीजा आया, ये रुझान नहीं है बल्कि नतीजा आया है, और ये पहला नतीजा है। एआईएनआरसी ने पहली सीट वहां पर जीती है, और अब धीरे धीरे रुझान नतीजों में तब्दील भी होंगे। श्री कृष्णा जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कह रहा था कि जैसे आड़गिरी पहले से ही कह रहे मैं इनको नहीं जिताऊंगा, और दूसरा ये जो ड्रेस इन्होंने बदला, वो सोच रहे थे शायद ये नए वोटर जो हैं, जो युवा हैं, उनसे शायद मिल सकता है, लगता है वो भी नहीं मिला इनको। इसलिए इसी के कारण देखिए कैसे बदल गया, पूरा नक्शा ही बदल गया तमिलनाडु का। लेकिन देखिए स्टालिन भी अभी युवा नहीं है, 60 प्लस के हो चुके हैं वो। देखिए जो नेता चुनाव में है, चाहे अम्मा हो चाहे करुणानिधि हो, कोई युवा नहीं है। हाँ। मगर ये है ना कि आजकल ये सब सोचते हैं भाई युवा वोट लेने के लिए तो हम किसी भी ड्रेस पहन लें। शायद इसीलिए स्टालिन एक शर्ट और पैंट पहन के घूम रहे थे पिछले जब अपना
मतदान देने गए थे तब भी वो पैंट शर्ट में दिखाई दे रहे थे। इतने साल से वो कभी नहीं पहने। अच्छा श्री कृष्णा जी, वैसे एक बात है, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो दीदी को उम्मीद रही होगी कि वो आएंगी, तमिलनाडु में अम्मा ने सोचा होगा वो आ जाएंगी, लेकिन असम की स्थिति की बात करें तो वहां बीजेपी को खुद को भरोसा नहीं था कि बीजेपी सरकार बनाएगी। वहां पर उन्हें लग रहा था कि उन्होंने काम बेहतरीन किया है, प्रचार अच्छे से किया है। आइए सीधे चलते हैं रजत राकेश टंडन के पास। रजत, जश्न का माहौल हम देख सकते हैं, आपके साथ कुछ नेता भी हैं, हम चाहेंगे कि आप बातचीत करें इनसे और पूछें कि क्या बीजेपी को वाकई ऐसे परिणाम की उम्मीद थी? जी बिल्कुल, मेरे साथ आसाम के प्रभारी महेंद्र सिंह जी हैं। सर पहले तो बहुत बधाई, जो जिस हिसाब से ट्रेंड्स आ रहा है उससे साफ है कि पहली बार बीजेपी अलायंस आसाम के अंदर फॉर्म कर रही है। आप यहाँ के प्रभारी थे, तो जब आपने काम शुरू किया था तो क्या आपको लगता था कि परिवर्तन का जो शब्द है वो यहाँ फिट बैठता है? क्योंकि यहाँ पर बीजेपी विपक्ष में भी नहीं थी, तरुण गोगोई 15 साल से थे। आखिर क्या वो चीज थी जो आज इतने अच्छे रिजल्ट्स बीजेपी को देखने को मिल रहे हैं? आप प्रभारी, आप बताइए। नहीं, मुझको लगता है कि जब मैं यहाँ पर आया था आज से 2 साल पहले, तो उस तरीके का वातावरण निश्चित रूप से नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको मेंबरशिप करने के लिए कहा और हम लोगों ने मेंबरशिप 8 नवंबर 2014 को लॉन्च किया, और जिस तरीके का उन्होंने टारगेट 25 लाख का दिया था उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 30 लाख सदस्य आसाम के अंदर बनाए। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के काम किया और उसके बाद महासंपर्क अभियान में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी आसाम में नंबर 1 पर रही। उन सब चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहे, आंदोलन किया, गांव-गांव हम लोग गए और यहाँ की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे उनको सबको लेकर के हम लोग आगे बढ़े। केंद्र सरकार की उपलब्धियां जो थी जनता को बहुत फायदा हुआ। सर्बानंद सोनोवाल का जो फेस आपने आगे किया, जब फेस आगे किया तरुण गोगोई के आगे, ना कि बिहार वाली करती हुई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे को आगे लड़े, लोकल फेस का फायदा मिला आपको आसाम के अंदर? निश्चित रूप से सर्बानंद का हमको बहुत फायदा मिला। एक अच्छे नेता हैं और बहुत सौम्य हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उन सब चीजों का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके की रणनीति बनाई, उन सब रणनीतियों पर हम सब लोग काम करते रहे, जिसका परिणाम है कि दिन देखने को हम लोगों को मिला। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आसाम में देखने को मिली कि 2014 में जो नरेंद्र भाई मोदी का जादू था, उससे बढ़ करके 2016 में उनका जादू यहाँ पर चला और मोरान की रैली के बाद जो ऐतिहासिक परिवर्तन आसाम के अंदर दिखाई पड़ा, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहे और देखते देखते आज यह दिन हम लोगों को। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या आपको लगता है जैसे सर्बानंद सोनोवाल आपने दिया यहाँ पर, वैसे ही किसी तरीके से आप उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा देंगे तो उसका फायदा मिलेगा? इसका नेतृत्व इसका निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, बाकी लोग करेंगे, इसमें हमको कुछ कहना नहीं है। मैं अभी आसाम चेहरा देना चाहिए। मैं आसाम के बारे में ही आज की तारीख में चर्चा करना चाहूंगा। खुशी का माहौल है, चारों तरफ खुशी का वातावरण है, जनता उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है, सबके परिश्रम से। सर्बानंद सोनोवाल भी आ रहे हैं यहीं पे? निश्चित रूप से आएंगे, शाम को सर्बानंद सोनोवाल जी यहाँ पर आएंगे और मिलेंगे। सभी नेताओं ने एकजुट होकर के बहुत मेहनत। संघ की भी एक भूमिका रही लगातार, निश्चित रूप से पूरे परिवार संगठन की बहुत बड़ी भूमिका रही और उनकी सबकी एकजुटता के कारण से यह दिन देखने को मिला है। बातचीत करने के लिए अनुराग, सातों से कहना है कि संघ का भी एक बड़ा योगदान रहा है असम के अंदर।